लल्लन टॉप सलाम आप सभी को। मैं हूं मनोज पटेल और आपका स्वागत है लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। आज रेलवे ग्रुप डी का 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यहां आए गए साइंस के सारे क्वेश्चन 25 में से 25 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। तो 25 क्वेश्चन साथ में उस, उसका पूरा का पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम सतत एक महीने तक चलने वाले हैं। और ये जो पेपर चलने वाले हैं जिनका पेपर बाकी है उनके लिए ये बहुत ही शानदार मटेरियल लेके आया हूँ मैं। तो चलो जल्दी से बिना देरी के शुरू करते हैं पूरे साइंस के 25 में से 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहली बात तो मैं बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी तारीख है 17 अगस्त शिफ्ट का पहली। और ये आपके लिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको पेपर का एनालिसिस करवा दूं कि पेपर के एनालिसिस में किस तरीके से क्वेश्चन बताए गए थे स्टूडेंट के द्वारा। पेपर इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ लेवल का था। तो यहाँ पर स्टूडेंट से सुनने में पता चलता है कि जो इसका लेवल था, इसका जो लेवल था आपका मॉडरेट लेवल का था। ये था मॉडरेट लेवल। एक मिनट में पेन सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर इसका जो लेवल था ये था मॉडरेट लेवल। ठीक है, इजली तो मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे सुनने में आया कि मॉडरेट लेवल, तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया मॉडरेट लेवल था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या में बात करूँ तो यहाँ पर फिजिक्स के 9 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन हैं, साथ में बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज बराबर का है, बाकी के बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन हैं। देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था विटामिन से, विटामिन के नाम। तो विटामिन के नाम में पूछा था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये रहेगा कैल्सीफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम रहेगा कैल्सीफेरॉल। एक मिनट में पेन देख लूं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो पूछा गया था वो था आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दे रहा हूं सारे विटामिन के नाम। चलो एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? तो इसका विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम थायमिन। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, आपने पढ़े होंगे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिनोक्विनोन। आपने यहां पर एक ट्रिक सुनी होगी, रथ एक टॉफी। तो ये जो ट्रिक है यहां से आप रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिनोक्विनोन ये याद कर सकते हैं। बहुत शानदार। अगला वाला स्लाइड में आपको B1 B2 देखने को मिलेंगे। अगला वाला जो है B1 कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो नाम रहेगा वो देख लें। विटामिन B1 का जो नाम है वो रहेगा आपका थायमीन। विटामिन B1 थायमीन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। विटामिन बी या B1 दोनों का नाम थायमीन रहेगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियोसिन या निकोटिनामाइड। तीसरा पांचवा वाला विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 पाइडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B8 कॉलिन एसिड या फिर इनोसिटॉल। अगला वाला रहेगा B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B10 पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जैसे बोले पाबा बोलते हैं, पाबा पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड। अगला वाला है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामीन। और अगला वाला आखिरी वाला रहेगा विटामिन B17 जिसका नाम है एमिग्लेडिन या फिर इसको बोलते हैं लेट्रियल। चलो तो ये विटामिन देख लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें वो कहां से पूछा गया था। क्वेश्चन था किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी या वर्षा का पानी, एक सेकेंड, ठीक। तो अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका, किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पानी जमीन में रिस जाता है। तो जमीन में पानी रिसने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। इसका जो नाम रहेगा इनफिल्ट्रेशन। इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे तो इनफिल्ट्रेशन। डन। तो इनफिल्ट्रेशन। अब साथ में आपने ये पढ़ा होगा जाइलम पौधों में पानी का वहन करता है। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम भोजन का वहन करेगा। इसके बाद में जाइलम और फ्लोएम को क्या बोला जाता है? ये किस प्रकार के ऊतक हैं? इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी। अगला स्लाइड लगाएंगे। अगले स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आए हैं वो कौन सा है। ये था एड्स का पूरा नाम। तो आप लोगों को सबको पता होगा एड्स का पूरा नाम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपने लगाया भी होगा आंसर। अगला वाला साथ में आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आने की संभावना है। पहला है ईसीजी का पूरा नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। इसका जो पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं इसको।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला है एचडीएल, इसका नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यहाँ पे एलडीएल भी आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। साथ में टीबी का नाम है ट्यूबर बैसिलस। अगला वाला स्लाइड, यहां पर मैंने सारे के सारे आपको बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से वो मैंने बता दिए हैं। जिस तरीके से एड्स रहेगा, बीडीएस रहेगा, पहला वाला जो एड्स रहेगा, पहला वाला जो एड्स रहेगा, ये पहला ही क्वेश्चन था जो आपसे पूछ लिया था। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बता दिए हैं। यहां पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था बीसीजी के बारे में, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। अगला स्लाइड, ये बता दिया मैंने, 3 स्लाइड दिए आपको पूरे। अगला क्वेश्चन आया था हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन आया था हीलियम, हीलियम के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर। एक सेकेंड ना, इसमें जो क्वेश्चन था हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सर स्लाइड थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। हाँ, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसमें आया था 0। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। यहाँ पर जो सेकंड वाला ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, इस तरीके से कोई ना कोई सा यौगिक लिखा होगा, इससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। सल्फर कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। इसको यहाँ पर आपको 2 अणु और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो रहेगा 11। अब 11 परमाणु क्रमांक रहेगा। इस तरीके से इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैंने बोला आखिरी में 1 रहेगा। यहाँ आपको इसका पता होना चाहिए कि सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 रहता है। यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। यहाँ पर आपको निकालना है सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे x से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन का 3 अणु है, ऑक्सीजन के 3 अणु की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो मैंने बोला 8 परमाणु क्रमांक होता है इसका। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रहेगा और 6 रहेगा। 8 होता है ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है, इसलिए आप यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। इसके लिए -2 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा -2 से। यहाँ पर तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। सोडियम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने वो त्यागेगा, तो मैंने बोला 1 त्यागेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। सल्फर में आपको निकालना है कितना नंबर निकलेगा। अगर आपका ऑक्सीजन पता है आपको 2 और 6, और आप इसको चाहिए कितने, तो 2 चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अगर लेंगे तो 2 रहेगा, त्यागेंगे तो प्लस रहेगा माइनस लेने पे। तो यहाँ पर आप बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 धन 2x माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर -6 इधर जाके +6 -2 बराबर 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमको पता चला 2 रहेगा। उसी प्रकार से कोई सा तत्व यहाँ पे दिया रहेगा, उसमें से आप परमाणु क्रमांक अगर आपको पता है तो वहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे, फिर इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आया था ओम का नियम। क्वेश्चन जो आया था आपका ओम का नियम। ओम का नियम में आपको याद होगा पहले से ही कि ओम का नियम होता है V बराबर IR। वोल्टेज जो रहता है धारा के समानुपाती रहता है, वोल्टेज धारा के समानुपाती। तो यहाँ पर V समानुपाती I होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा R होता है प्रतिरोध। तो ये क्वेश्चन आता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक इस तरीके से कुछ होता है। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श गैस नियम बताइए। तो आदर्श गैस के नियम का समीकरण क्या है, इसका समीकरण है PV बराबर से nRT। PV बराबर से nRT, P बराबर प्रेशर, V बराबर से वॉल्यूम, N बराबर जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R बराबर रहेगा आपका कांस्टेंट और T बराबर रहेगा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, स्टीफन का लो। तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा बॉयल्स लो में प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, चार्ल्स लो में प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, और आपका एक नियम यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर आएगा गेलुज़ेक का नियम। गेलुज़ेक का नियम, तो गेलुज़ेक का नियम इसमें जो रहेगा, यहाँ पर आपने टेम्परेचर कर दिया, यहाँ प्रेशर कर दिया, बचा कौन सा, तो यहाँ पे बचा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अगला वाला जो स्टीफन का नियम आप देख लेना, E समानुपाती T की पावर 4 रहता है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में बहुत ही शानदार ट्रिक में लेके आया हूं आपके लिए, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
आपको आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने या ऊपर से नीचे आने में पूछा जाता है क्या बढ़ता है क्या घटता है। आप लोग एक बार दिमाग में बिठा लेना कि यहां पर मैंने बोला इधर से इधर, इसको मैंने बोला बायां, इसको मैंने बोला दायां। बायां मतलब इसको मैंने बोला लेफ्ट, ये बायां मतलब मैंने बोला लेफ्ट, और ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला ये दायां वाला जो रहेगा आपका राइट। बायां और दायां, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में। ठीक, अगला बायां और दायां, तो मैंने बोला ये राइट हो गया। तो यहां पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जो बाएं से दाएं जाओगे तो सारी चीजें क्या होती है। तो मैंने बोला बाएं से दाएं जाने पर प्लस होता है। अब बाएं से दाएं जाने पर प्लस क्या होता है, तो मैंने बोला यहां पर सारे के सारे पॉइंट लिख दिए मैंने, जैसे कि मैंने बोला नाभिकीय आवेश, दूसरा वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, तीसरा वाला संयोजकता, अगला वाला इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, तत्वों का घनत्व, ये जो सारे पॉइंट हैं सारे पॉइंट बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा कि अगर यहां पर बाएं से दाएं कोई चीज बढ़ रही है तो यहां पर आप लोग रिलेट करना ऊपर से नीचे आने पर चीजें घटती है। ऊपर से नीचे आने पर जो जो संख्या रहेगा चीजें रहेगी वो रहेगी घटेगी। यहां पर प्लस हुई तो यहां पर हो जाएगी माइनस। आपको बस इतना याद करना, बाएं से दाएं जाएंगे तो चीजें बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। तो सारी चीजें ये बढ़ेगी और बाकी जो चीजें रहेगी वो रहेगी घटेगी। अब यहां पर ये सारी चीजें नाभिकीय आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और सारी चीजें जो रहेगी वो रहेगी आपकी बढ़ेगी। और बाकी इसके अलावा कोई सा भी अगर आपके पास में पॉइंट आए, जैसे आएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या के बारे में अगर मैंने बताया नहीं है तो जितना भी पॉइंट मैंने नहीं बताया है वो बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। चलो डन, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन को मैं रिपीट, क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो यहां पर क्वेश्चन था आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर आपको पता होगा शुरुआत में यहां होता है, यहां पर मैं आपको क्लियर करवा दूं, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं पूरा। एक मिनट, यहां पे आपको क्लियर करवा दूं, यहां से जो हाइड्रोजन का तत्व एलिमेंट होता है यहां पर होता है, ये वाला जो होता है हीलियम होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है लिथियम होता है। यहां पर पूछा फ्लोरीन के बारे में तो आपको पता होगा कि यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाला जो आपका रहेगा 18वां वर्ग रहेगा, ये वाला जो वर्ग रहेगा 17वां वर्ग रहेगा, 18वां 17वां वर्ग। तो यहां पर पूछा कि लिथियम से लेके फ्लोरीन पर जाने पर नाभिकीय आवेश, तो पहला वाला पूछा क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है नाभिकीय आवेश, तो मैंने बताया था यहां पर नाभिकीय आवेश के बारे में। नाभिकीय आवेश इसमें लिखाया था, नाभिकीय आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाकी सब सारे पॉइंट। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो मैंने बोला बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला रहेगा बढ़ेगा। दूसरा वाला पॉइंट आया है परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या यहां पर मैंने पॉइंट नहीं लिखवाया है, तो यहां पर बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा घटेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा पहला, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आपका परमाणु त्रिज्या रहेगा घटेगा। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं एक्स्ट्रा वाली, यहां पर आपने अगर ये चीज घटाई है ना परमाणु त्रिज्या, तो यहां पर जो रहेगा वो रहेगा आपका प्लस, उल्टा होता है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन रहा ये वाला आपके सामने, ब्लड क्लोटिंग से आप क्या समझते हैं। यहां पर ब्लड क्लोटिंग से क्वेश्चन आया था लेकिन मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट क्या रहेगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। 2-3 स्टूडेंट बताया कि रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या क्या चीजें सहायक होती है। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि विटामिन में अगर पूछा जाए तो विटामिन के, अगला वाला कैल्शियम, फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथाम्बिन, प्लेटलेट, ये जो सारे तत्व हैं ये करते हैं रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इंग्लिश वाला नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि थक्का जमने से रोकता है या फिर बोलते हैं थक्का रोधी। तो इसमें नाम आएगा प्राकृतिक थक्का रोधी, जिसका बोलेंगे हिपेरिन, और ये है इरिटीए, ये है कृत्रिम थक्का रोगी, इसका जो नाम है एथिलीन, ये लिखा हुआ है नीचे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो कृत्रिम थक्का रोधी को अगर पूछे तो बोलेंगे इरिटीए, प्राकृतिक थक्का रोधी पूछे तो बोलेंगे हिपेरिन, ये थक्का जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन आपके साथ में लेके आया हूं मैं
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें आंसर आएगा 7.4। साथ में आपका आंसू, साथ में आपका बड़ी आंत, आंसू और आंत दोनों का जो रहेगा पीएच मान 7.4 रहता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड प्रेशर रक्त दाब कितना होता है, तो ये होता है 80 से 120, 80 से 120। यहां पर यह होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अगला वाला क्वेश्चन, रक्त दाब नियंत्रण करता है, ये करेगा आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क को क्या बोलेंगे, तो अधिक वृक्क को बोलेंगे एड्रिनल। एड्रिनल अधिवृक्क जो रहेगा वो रहेगा आपका एड्रिनल। तो ये पॉइंट आपके लिए एक्स्ट्रा थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगले क्वेश्चन में पूछा है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। मेरी आपसे एक सलाह है कि इस रासायनिक नाम वाला पोर्शन एक बार पढ़ के जाना। रासायनिक नाम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, तो ये रासायनिक नाम एक बार पढ़ के जाना। मैंने आपके लिए पीडीएफ दे दिया है, इसमें सारे के सारे व्यवसायिक नाम पूछे, चाक का पूछा, अल्कोहल पूछे, और अगर पूछे अल्कोहल, कास्टिक पोटास, खाने का सोडा, चूना, सारी चीजें। चलो अगला, ये स्लाइड मैंने पूरा दे दिया है। अगला वाला जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, यहां पर मैंने बोला ये कौन सा क्वेश्चन है, तो यहां पर पूछा गैल्वेनीकरण के बारे में। गैल्वेनीकरण में लोहे पर के पृष्ठ पर विलेपित करता है, तो यहां पर किसकी परत चढ़ी जाती है, तो इसका आंसर आएगा जस्ता। आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, जिंक की परत पर चढ़ी जाती है जस्ता। यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आपको बता दूं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं लोहे पर जंग लगने पर बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है, तो इसका आंसर आएगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम रहेगा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अगला वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसका जो आंसर आएगा रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक। अगर क्वेश्चन कभी कभी रासायनिक और रुद्रोष्म दोनों दिया हो, तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा रुद्रोष्म। एक बार पढ़ लेना इसको। अगला वाला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या होता है, तो उसका जो भार रहेगा वो उसका भार बढ़ जाएगा। भार क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यहीं से, एमआईसी का पूरा नाम क्या रहेगा, एक बार एमआईसी का पूरा नाम पढ़ लें। तो एमआईसी का जो पूरा नाम है, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, यहां पर ये रिलेट करना, साइनेट है, साइनाइड नहीं है, साइनेट। अगला है एमआईसी का जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, उसमें एमआईसी का स्त्रावण हुआ था। सन क्या है, 1984 है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन गैस से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका लाफिंग गैस का नाम क्या है, तो लाफिंग गैस रहेगा आपका, ये रहेगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आता है मीथेन को क्या बोलते हैं, तो मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस, तो मीथेन मार्स गैस होता है। अगला वाला जल गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है जल गैस। अगला वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। हाइड्रोजन के साथ में जल गैस और नाइट्रोजन के साथ में प्रोड्यूसर गैस। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन बन गया है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो यहां पर आत्महत्या की थैली आपने पढ़ा होगा, सुसाइड बैग, इसे बोलेंगे लाइसोसोम। सुसाइड बैग या फिर एटम बम ऑफ द सेल, ये वाला क्वेश्चन आता है। अब यहां पर इसके और एक को नाम है जिसका नाम है अस्थिपंजर। कोशिका का अस्थिपंजर किसे कहा जाता है, तो ये रहेगा आपका लाइसोम वाला। अगला वाला क्वेश्चन, लाइसोम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन आता है, अच्छा सॉरी, लाइसोम के अलावा और क्वेश्चन क्या होता है, तो यहां पर क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो यहां पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर गलती से कुछ गलत टाइप हो गया है, तो यहां पर आएगा प्लास्टिड नहीं रह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा आपका जंतु कोशिका में रहेगा, यह सबसे बड़ा कोशिकांग रहेगा। अगला, लाइसोसोम का कार्य क्या रहेगा, लाइसोसोम का कार्य रहेगा अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन, यहां पर इसका एक और नाम है अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र भी बोला जाता है इसको। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था पहले, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का रासायनिक एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, एजिंग। एजिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैंने रिपीट किया है। प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक क्या कहलाता है, इसका नाम जो रहेगा आपका एजिंग रहेगा। चलो, तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगला वाला क्वेश्चन जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है, आप लोगों ने सारे सबको पता होगा
कि किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहां पर जो आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, तो F बराबर ma कहां से आया, तो लगाया गया बल और संवेग में परिवर्तन ये क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। तो ये वाला जो बल का जो व्यंजक मिला है वो किससे मिला है, दूसरे नियम से मिला है। चलो इसमें कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है वो देख लें। तो क्वेश्चन आ सकता है न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है, तो यहां पर बताएगा बल की डेफिनेशन, बल की परिभाषा। अगला वाला तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम हमको पता होगा क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो ये वाला हो गया डन आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ। अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो यहां पर क्वेश्चन आया धातु के बारे में पूछा है, सॉरी धातु का ऑक्साइड पूछा गया है कि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो यहां पर आएगा क्षारीय हो गया धातु का जो ऑक्साइड रहेगा उसकी जो प्रकृति रहेगी वो रहेगी क्षारीय रहेगी। साथ में आपका जो अधातु का जो ऑक्साइड रहेगा वो कैसा रहेगा, तो ये रहेगा अम्लीय। आपको दो में से एक को याद रखना है कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय रहेगा या अम्लीय रहेगा। तो मैंने बोला धातु का ऑक्साइड रहेगा क्षारीय, आपने एक याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन, धातु की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि 91 धातुएं होती है टोटल मिला के। अगला वाला क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर सबसे भारी धातु सबसे भारी धातु की बात करें तो यहां पर आ जाएगा ऑस्मियम। सबसे भारी धातु पूछा जाता है तो उसका नाम आंसर आएगा ऑस्मियम। यहां पर सर टिक नहीं हो रहा, वो वहां से कुछ दिक्कत आ रही है उसमें, इसको नीचे कर देते हैं उसको। तो यहां पर सबसे भारी धातु क्वेश्चन आया है तो यहां पर आएगा ऑस्मियम धातु रहेगा जो सबसे भारी धातु है। वो शायद सिस्टम से दिक्कत दे रहा है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ चलो, तो सबसे भारी धातु क्वेश्चन आया है, ऑस्मियम आया है। इसमें यहां पर क्वेश्चन आया था कि चाकू से काटे जाने वाली धातु की बात करें तो यहां पर धातु कौन सी रहेगी, यहां पर चाकू से काटे जाने वाली धातु जो रहेगी आपकी सोडियम रहेगी। क्वेश्चन आता है द्रव धातु तत्व कौन सा रहेगा, जो रहेगा पारा रहेगा। वो शायद सिस्टम दिक्कत दे रहा है, चलो ठीक है सॉरी। अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहां पर एक वाला क्वेश्चन हो गया डन कि धातु का ऑक्साइड प्रकृति होती है क्षारीय। अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था इलीसा परीक्षण। तो एड्स में जो परीक्षण होता है जिसका नाम रहेगा इलीसा परीक्षण। ये क्वेश्चन आता है HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए जो रहेगा परीक्षण जिसका नाम है इलीसा परीक्षण। अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया था पत्तियों के भाग का नाम पूछा गया था। पत्तियों के भाग का नाम की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि पत्तियों के भाग की बात करें तो पत्तियों के भाग के नाम क्या क्या हैं। तो पत्तियों के 3 भाग हैं, लीफ बेस, लीफ लेमिना, पेटियोल। ये याद करना, लीफलेस, लीफ लेमिना, पेटियोल, ये 3 है पत्तियों के भाग। साथ में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लो। क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो यहां पर आता है हरित लवक। अगला क्वेश्चन आता है सबसे अधिक भोजन किस रंग से बनता है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा लाल रंग से बनता है सबसे अधिक भोजन। सबसे कम भोजन किससे बनता है, तो सबसे कम भोजन बनता है हरे रंग से। यहां पर गलती से लिख दिया है, हरे रंग से सबसे कम भोजन बनता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, तो यहां पर आप लोग रिलेट करना, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहां पर जो रहेगा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने प्रकाश संश्लेषण वाला कि प्रक्रिया से क्या समझते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। वो क्या करेंगे, वो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, साथ में आपका जो पानी को ग्रहण करेंगे, उसके बाद में आपका ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, साथ में पानी को ग्रहण किया और साथ में क्या बना दिया, ये बन गया ग्लूकोज। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज रहेगा। यहां पर अगर मैंने बोला तो यहां पर पानी निकलेगा, साथ में निकलेगा ऑक्सीजन। ये जो वातावरण में ऑक्सीजन दी गई है वो हम ग्रहण करेंगे। ये जो प्रोसेस कहलाती है इसका बोलते हैं एनाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं उपचय। ये क्वेश्चन आता है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, उपचय क्या होता है, तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है उपचय। यहां पर सरल अणु जटिल अणु में बनते हैं।
अगला वाला अपचय की बात करें तो अपचय होता है कैटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम होते हैं विषमपोषी। हम क्या करेंगे, हम भोजन ग्रहण करेंगे, मतलब जटिल अणु ग्रहण करेंगे और उसका निर्माण करें, मतलब उसके बाद में सरल अणु बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लूकोज के अणु को लिया, भोजन लिया, साथ में ऑक्सीजन लिया सांस के माध्यम से। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, साथ में पानी निकालेंगे और 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। और ये जो प्रोसेस कहलाती है हमारे अंदर, वो कहलाती है आपकी कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो यहाँ पर होता है उपचय होता है, वो जी प्रोसेस होती है। यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आया हूँ सारा का सारा इक्वेशन जो है समीकरण सहित। यहाँ पर क्वेश्चन आता है इक्वेशन को पूर्ण करो, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर ग्लूकोज ये 6 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको प्रोसेस को सेटिस्फाइड करने का बोले तो यहाँ पर ग्लूकोज को छोड़ के सब में आप 6 लगा देंगे, या उपचय हो या फिर अपचय हो। समझ में आया? ग्लूकोज को छोड़ने के बाद में सब में 6 लगा देंगे। मात्र एक ऐसा है कि पानी, तो यहां पर आप याद करेंगे पौधों को भोजन ज्यादा लगता है तो वो 12 पानी लेते हैं, तो सब में 6 पानी आएगा। मात्र जो पौधा है वो पानी क्या लेता है, ज्यादा लेता है, तो वहां पे क्या आएगा, 12 पानी आएगा। तो ये आपकी जो प्रक्रिया है सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लाया हूं, अगला वाला क्वेश्चन आया है, फूल में उपस्थित पुंकेसर के जो प्रकार हैं। अब यहां पर जो पुंकेसर के प्रकार जो रहेगा, यहां पर गलती से प्रकार नहीं देखे, ये सॉरी प्रकार क्वेश्चन गलत दिख दिया है। पुंकेसर के भाग कितने हैं, तो पुंकेसर के भाग की बात करें तो यहां पर आएगा परागकोश, जिसको बोलते हैं एंथर। परागकोश एंथर हो जाएगा। ये आपका पूतंत्री, उसको बोलते हैं बड बोलते हैं। योजी की बात करें तो यहाँ पर ये जो रहेगा फिलामेंट रहेगा। तो ये अलग अलग भाग है, पुंकेसर के भाग है। आगे मैं आपको फोटो बताऊंगा, उसमें पुंकेसर इस तरीके से के अलग अलग भाग बता दूंगा, परागकोश, पुतंतु और योजी। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये आपको डिटेल बता दिया मैंने आपको। यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है पिस्टिल, ये होता है स्त्रीकेसर। पिस्टिल मतलब होता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में भाग क्या होता है, इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्वेश्चन आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके भाग हैं, तो यहां पर रहेगा स्त्रीकेसर के भाग हैं। अगला वाला क्वेश्चन आता है, अभी आपको पूछ लिया कि बताओ पुंकेसर, पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं, तो स्टेमेन के भाग रहेगा, एंथर रहेगा, फिलामेंट रहेगा और साथ में रहेगा पेटल, पत्तियां रहेगा। तो एंथर, फिलामेंट, पेटल, तो ये हो गया डन। साथ में कुछ और क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो देख लो आप। यहां पर ये वाला भाग होता है सैपल, ये होता है ओव्यूल, इस वाले भाग को स्टॉक बोलते हैं, ये वाला रेसिप्टेल। तो ये अलग अलग इसके भाग रहेगा, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। एक बार पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। डन। अगला वाला वैलेंसी। अगला वाला जो क्वेश्चन आया है आपका वैलेंसी से क्वेश्चन आया है। वैलेंसी क्या होती है, तो यहां पर आपको हमेशा डाउट रहता है कि बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। तो यहां पर आप लोग रिलेट करना कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये जो दिख रहे हैं बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो कहलाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल वाला। अब आपसे पूछा गया है संयोजकता क्या होती है, तो आपको संयोजकता बताना है। तो यहां पर आप लोग रिलेट करना, जितना कोई भी तत्व जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। मतलब अपने जो कक्षा है बाहरी कक्षा, उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर देखना, सोडियम की कक्षा की बात करूं तो मैं यहाँ पे आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यह आप लोग निकालना सीख गए होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करूंगा, जिससे क्या रहेगा, मेरे पास में बचेगा आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा, तो मेरे आखिरी कक्षा में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। 3 रहेगा तो 3 त्यागूंगा तो रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। 4 अगर रहा तो अष्टक पूर्ण करना है, तो 4 में 4 त्याग भी सकते हैं, 4 ग्रहण कर सकते हैं। अगला वाला यहां पर आया फास्फोरस की बात करें, इसके आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूर्ण करना है, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 5 त्याग ना करके वो क्या करेगा, 3 ग्रहण करना इसके लिए आसान है। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ये 3 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहां पर संयोजकता की डेफिनेशन की बात करूं तो तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता,
जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इसको बोलेंगे संयोजकता। तो मैंने बोला सोडियम में बाहर एक क्या करेगा, त्याग देगा, आसान है। दो क्या करेगा, त्याग देगा, आसान है। तीन में क्या करेगा, त्याग देगा, आसान है। चार में त्याग भी देगा, ग्रहण भी कर लेगा। तो यहां पर एक, दो, तीन, ये रहेगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां पर सोडियम में रहेगा एक संयोजकता, पोटेशियम में रहेगा दो संयोजकता, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। फास्फोरस की बात करें तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 5 रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इसका रहेगा 3। और क्लोरीन की बात करें तो आखिरी में 7 है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये पे क्या हो जाएगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ये इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो पूछा गया है आपको कि संयोजकता की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन आने वाला है, बताइए कितनी संयोजकता कौन से परमाणु या कौन से तत्व की होती है। तो यहां से आप निकालना सीख लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन यह है कि आपको डिटेल सारी की सारी मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपने इसको देख लिया तो आने वाले एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन साइंस से यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CaSO4 और 2H2O लिखा हुआ है जिप्सम के लिए, और आपने पढ़ा होगा CaSO4 और हाफ H2O जो रहता है POP के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था जिप्सम को क्या करेंगे तो आपको POP मिलेगा। तो जिप्सम को गर्म करने पर POP मिलता है। तो आपने जिप्सम को गर्म किया, कैल्शियम सल्फेट 2 पानी रहता है यहाँ पे, आपने इसको गर्म किया तो पानी क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और हाफ पानी। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और इसमें क्वेश्चन आया था जिप्सम से बना एक सफेद चूर्ण होता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये वाला भी पूछा था, और कहीं कहीं पे ये बताया गया था जिप्सम और POP के बारे में संबंध पूछा गया। तो जिप्सम से POP बनाने का प्रोसेस बता दिया। आपने जिप्सम को गर्म किया तो POP बनेगा, पानी का जो भाग है वो कम हो जाएगा, 2 पानी था और आधा पानी हो जाएगा। तो ये हो गया डन। अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, सॉरी गलती से हो गया हमारे से। अगला वाला क्वेश्चन ये हो गया आपका, क्वेश्चन आया केमिस्ट्री से कि बताओ भैया क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है। यहां पर उसने एल्केन का आणविक द्रव्यमान का अंतर पूछा गया था पर्टिकुलर। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा CnH2n-2, CnH2n+2। तो CnH2n-2 एल्काइन, CnH2n एल्कीन और CnH2n+2 एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है। यहां पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन होता है। n बराबर रहेगा नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। एल्काइन में ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड होता है, यहां पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। आगे अब डिटेल वीडियो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसे पूरा। यहां पर क्वेश्चन आया था एल्केन के बारे में। तो एल्केन में यहां पर मैंने कार्बन की संख्या अगर 1 रखूंगा तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहां पर, अगर कार्बन में n बराबर अगर आपने 1 लिखा तो ये फॉर्मूला बनने वाला है C1H 2 गुणा 1 धन 2। तो ये हो जाएगा CH 2 एकम 2 और 2 4, तो CH4 हो गया। अगर आपने कार्बन के लिए 2 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए यहाँ पे 2 रखो तो यहाँ पे C2 हो गया, साथ में H2 इंटू में 2 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा C2H4 प्लस 2 मतलब 6। तो ये हो गया CH4, ये वाला जो आपने बनाया यहाँ पे CH4 हो गया। अगला वाला हो गया C2H6। तो यहाँ पर पूछा था CH4 C2H6। इसी प्रकार से अगर कार्बन आप 3 रखोगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो C2 CnH2n+2 से आप एल्केन के सारे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब निकाल सकते हो। तो यहां पर पूछा था इसमें अंतर कितना होता है। तो इसमें जो अंतर आपको दिख रहा होगा, यहां पर कार्बन कितना है तो मैंने कार्बन 1 का अंतर है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहां पर 6, कितना अंतर है, हाइड्रोजन 2 का अंतर है। इसी प्रकार से यहां पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 का अंतर है। तो यहाँ पर एल्केन समूह में हमेशा CH2 का अंतर होता है। अब CH2 में आणविक द्रव्यमान पूछा है आपको, आणविक द्रव्यमान पर्टिकुलर पूछा है। तो यहां पर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 7 परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन इसके अणु 2 हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। 14 और 2 अगर आपने जोड़ दिए, सॉरी कार्बन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सॉरी मैंने गलती से आपको 14 कर दिया। यहाँ पर अगर मैंने बोला तो यहाँ पर 6 परमाणु क्रमांक होता है और इसका जो परमाणु भार होता है 12 होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी।
तो ये 12 और 12 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 14। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा 14, आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये समूह आप लोग याद करके जाना, एक क्वेश्चन बराबर यहां से पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, बताओ भैया कि कोशिकांग में भाग दे दिया और बताइए ये कौन सा भाग है। तो आपको पर्टिकुलर बताना पता होना चाहिए कौन सा भाग किस तरीके से दिखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक के, न्यूक्लियस की बात करें तो केंद्रक आप सब लोग पहचानते होंगे केंद्रक किस तरीके से दिखता है। अगला वाला माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वाला जो परत, ये जो भाग दिख रहा है ये रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से रहता है। यहाँ पर क्रिस्टी और सारे के सारे कोशिकांग उसके रहेंगे। अगला वाला, यहां पर एक झिल्ली रहती है, एक जालिका रहती है जो आपके जो केंद्रक को घेरे रहती है बाहर की ओर, और ये कहलाती है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। अगला वाला, यहां पर एक आपने पढ़ा था आत्महत्या की थैली, जिसको बोलेंगे लाइसोम, ये उसकी रचना रहेगा लाइसोम की रचना। अगला वाला राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम, यहां पर आपका अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं राइबोसोम। कहीं कहीं पर ये कोशिका द्रव में भी घुले हुए रहते हैं राइबोसोम। अगला वाला, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है गोल्जी बॉडी, ये करता है उत्सर्जन, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। अगला वाला, यहां पर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली, बाहर वाला आवरण कोशिका झिल्ली और अंदर वाला कोशिका द्रव। तो ये सारे के सारे कोशिकांग थे, पढ़ के जाना आप लोग। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा विलयन यूज होता है। तो यहां पर होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जिस तरीके से मैंने रासायनिक नाम बताया था उसके यूज भी आपको पता करना है, ठीक है। चलो, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है व्हाइट फोटोग्राफी में। इसके अलावा सिल्वर के कौन कौन से यौगिक हैं जिनका यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे देखूं, हॉर्न सिल्वर का यूज किस उपयोग में आता है। तो मैंने बोला हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में आता है, सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर। अगला वाला, कृत्रिम वर्षा में कौन सा यूज होता है, तो यहां पर आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन आता है कि बताओ सिल्वर का अयस्क का नाम क्या है। तो यहां पर आता है अर्जेंटाइट, सिल्वर का अयस्क है। साथ में नेटिव सिल्वर, नेटिव सिल्वर आपको याद रहता है लेकिन अर्जेंटाइट आपको याद करना है, अर्जेंटम बोलते हैं सिल्वर को। चलो अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया, बताइए यहां पर क्लोर क्षार प्रक्रिया, डिटेल क्वेश्चन था भैया, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, समझ लेना क्या होता है। तो यहां पर यह दिखा है पूरा डेफिनेशन, साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने से यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। एक बार पढ़ता हूं फिर से, साधारण नमक लिया, जलीय विलयन लिया, उसमें विद्युत प्रवाहित की, तो वहां पर ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि कारण क्या है इसका, तो इससे निर्मित क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्लोरीन रहेगा क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा क्षार, तो इसलिए इसका नाम रहा क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, साथ में आपका विद्युत प्रवाहित की गई, तो यहाँ पर जो बनने वाला पदार्थ है ये रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो रहेगा क्षार रहेगा, ये रहेगा आपका क्लोर मतलब क्लोरीन रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। यहाँ पर ये जलीय अवस्था है एक्वेटिक, यहाँ पर एक्वेटिक जलीय अवस्था है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये रहेगा गैसीय अवस्था। तो आप लोग इस प्रकार की प्रोसेस आप लोग याद कर लेना। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बच गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन आया है फिजिक्स से। फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है, तो आपतन तथा परावर्तन किरण के मध्य बनने वाला कोण का जो एंगल है वो कितना बनता है। आपसे पूछा गया था एंगल, बनने वाला एंगल कितना रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपने पूरी प्रोसेस देखी होगी कि यहां पर आपका अनंत रहता है, सबसे आखिरी वाला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा अनंत रहेगा, यहां पर आपका वक्रता केंद्र रहेगा, यहां पर रहेगा फोकस। आपको अलग अलग स्थितियां रहेगी, ये अनंत वाली फर्स्ट नंबर की रहेगी, दूसरा पोजीशन रहेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अनंत के बीच में, तीसरा वाला रहेगा अनंत पे रखोगे, चौथा वाला कंडीशन रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, पांचवा वाला कंडीशन रहेगा आप वस्तु को रखोगे फोकस पर, और आखिरी वाला कंडीशन रहेगा फोकस और आप रखोगे मुख्य बिंदु के बीच में। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, एक बार देख लेना समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है लेकिन बहुत शानदार है। एक को किस में जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो मैंने बोला 5 में जोड़ा मैंने। 2 में किसको जोड़ा तो 6 आ जाएगा, तो मैंने बोला 4 में जोड़ा। 3 में किस में जोड़ा तो 6 आ जाएगा, आपको योगफल 6 लेना है, 3 जोड़ा। 4 में मैंने क्या जोड़ा कि 6 आ जाएगा, तो मैंने बोला 2 जोड़ा।
5 में मैंने क्या जोड़ा कि 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, 6 में क्या जोड़ा तो 0, 6 आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको दोनों का योगफल 6 लाना है। 1 में 5 किया, 2 में 4 किया, 3 में 3 किया, 4 में 2 किया, 5 में 1 किया, 6 में 0 किया। क्वेश्चन आता है कि बताओ यहाँ पर रखा तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर रखा तो कहाँ बनेगा। तो 1 पे अगर आपने वस्तु को रखा तो बनने वाला इमेज 5 बनेगा, 2 पे रखा तो 4 बनेगा, 3 पे रखा तो 3 पे बनेगा, 4 पे रखा तो 2 पे बनेगा, 5 पे रखा तो 1 पे बनेगा, 6 पे रखा तो 0, मतलब इधर नहीं बन के कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो अवतल दर्पण में ये बहुत शानदार ट्रिक है, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, इस तरीके से। क्वेश्चन आया था कि प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से आई तो कैसे जाएगी। तो यहां पर एक नियम था कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। एक बार मैं इसको क्लियर करके बता दूं मैं आपको कि यहां पर क्या क्या चीजें होती है। तो यहां पर जब प्रकाश किरण आती है, अवतल दर्पण की बात करें तो प्रकाश, इसका नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही चले जाती है। यह नियम था वक्रता केंद्र का। इसके अलावा एक और नियम था, दूसरा वाला नियम मैं बता दूं आपको कि क्या था। दूसरा वाला नियम आता है जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आता है तो कहां से आता है, तो अनंत से आता है तो फोकस से आता है। इसी का उल्टा एक और पॉइंट आता है, अगर कोई से प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, मतलब मैंने बोला कि यहां पर अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो फोकस पे जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है, मैंने बोला यहां से टकरा कर फोकस से आई है तो ये जाएगी अनंत पे जाएगी। अनंत और फोकस का रिलेशन दोनों को बना रहता है, अनंत फोकस, फोकस अनंत, और वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सारे के सारे साइंस के पॉइंट लेके आया हूं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूं। और अगर आपका शिफ्ट आने वाला है फेज 2 फेज 3 में तो आप बने रहिए, आपको सारे के सारे, पहला ये वीडियो था, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारा चैनल लल्लन टॉप एसएससी रेलवे है, यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है लल्लन टॉप एसएससी रेलवे, उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। शुरू में बनाया है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहता हूँ। आप लोग बने रहिए, आपको साइंस में 25 में से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चल, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं बता पाऊं कि आपके जो क्वेश्चन मिले हुए हैं वो सही है या गलत है। और आप लोग मुझे अगर कमेंट करके बताएंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, जिससे आपके सामने वीडियो में बेहतर ले पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लल्लन टॉप, सलाम आप सभी को, थैंक यू।